नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। सरकार ने तेल कंपनियों को डीजल के दामों में मामूली बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद डीजल की कीमत में 50 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में डीजल का उपयोग करने वालों को के लिए डीजल के दामों में 9 रुपये से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही पेट्रोल के दामों में 30 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। सब्सिडी के तहत सस्ते मिलने वाले रसोई गैस के सिलेंडर की संख्या 1 साल में 6 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है। सरकार के इस तरह के फैसलों को कई नज़रियों से देखा जा रहा है। कुछ मानते हैं कि सरकार ने कड़े फैसले के साथ ही लोगों को राहत देने की कोशिश कर संतुलन बनाने की कोशिश की है, जबकि कुछ मानते हैं कि डीजल के दामों पर सरकारी नियंत्रण ना रहने से आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगी। पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे हमारे मेहमानों के साथ, और हमारे मेहमान हैं प्रियरंजन डैश, मैनेजिंग एडिटर हैं फाइनेंशियल क्रॉनिकल के, कृष्णवीर चौधरी अध्यक्ष हैं कृषक समाज के, अमरजीत कौर जानी मानी वामपंथी नेता हैं, सीपीआई की राष्ट्रीय सचिव हैं, संतोष मेहरोत्रा IAMPR के महानिदेशक हैं, योजना आयोग से जुड़े रहे हैं। प्रियरंजन जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करेंगे। किस तरह से देखते हैं इस पूरे फैसले को? एक तरफ डीजल का दाम बढ़ाया गया है, पेट्रोल का कम किया गया है, रसोई गैस के सिलेंडर की संख्या बढ़ा दी गई है, संतुलन बनाने की कोशिश है, या एक बोल्ड फैसला, जैसा कि आप कहते हैं कि सरकार ने एक बोल्ड फैसला लिया, वो है? लोकप्रिय फैसला तो है नहीं जी, और पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव मामला रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरी फैसला है, बल्कि ये पहले से हो जाना चाहिए था। और अभी भी जो हुआ है, अभी एक पार्शियल डीरेगुलेशन, मैं तो कहूँगा कि एक रेगुलेटेड डीरेगुलेशन हुआ है डीजल प्राइस का। जी, आपको याद होगा ये कई बार अटेम्प्ट किया गया है। यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट देवेगौड़ा जी का सरकार के समय पर भी 97 में ये फैसला ली गई थी जी, कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस रेजिम जो है पेट्रोल डीजल वगैरह इन सामानों पे जो कंट्रोल है उसको हटा दी जाएगी, और सरकार को कुकिंग गैस पे, रसोई गैस पे और केरोसिन पे सब्सिडी देना पड़ेगा गरीब वीकर सेक्शंस के लिए। तो सरकार डायरेक्ट बजट से प्रोविज़न करेगी, लेकिन वो फैसला हुआ और वो फैसला चला भी गया। एनडीए सरकार के समय में एक पीरियड आया जिसमें तेल कंपनियों को दाम बढ़ाने की घटाने की इजाज़त थी जी, और वो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बंद कर दी। इवन यूपीए एक के समय में कुछ देर के लिए तेल कंपनी को वो आज़ादी दी गई थी जी, और उसमें उन्होंने फिर, ये आपको याद होगा, श्री मणिशंकर रायर जब पेट्रोलियम मिनिस्टर थे तब एक बैंड के अंदर वो उसको एडजस्ट कर सकते थे। कल जो फैसला हुआ है जी, पेट्रोल की तो डिकंट्रोल पहले हो चुकी है, जी, अब वो हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर भी तेल कंपनियों को आज़ादी है कि पेट्रोल का दाम वो तय कर सकते हैं। लेकिन तेल कंपनी अपने आप खुद, हमें पता है इस देश में, क्योंकि ये सारे तेल कंपनी, मार्केटिंग कंपनी जो हैं, ये गवर्नमेंट ओन्ड है, तो सरकार से बिना पूछे तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उनको आज़ादी दे दी गई है, लेकिन वो फिर भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुआ, उसके सही फैसला है, बेशक वो लोकप्रिय ना हो, लेकिन सही फैसला। और आप चाहते हैं कि और इस पर सरकार को एक कदम और आगे जाने की जरूरत है अभी? ये मैं यही आशा करूंगा कि अब जो कदम ली गई है उस कदम, उस रास्ते पे हम कायम रहें, उससे पीछे ना हटें, एज ए कंट्री, एज ए नेशन, एज ए नेशन, एज ए कंट्री। मैं आऊंगा आपके पास प्रियरंजन जी। कृष्णवीर चौधरी जी, कैसे देखते हैं इस फैसले को? किसान विरोधी है, देश के कृषि क्षेत्र पे हमला है, फर्टिलाइजर महंगा होगा, किसान के इरिगेशन के संसाधन महंगे होंगे। मैं पूछता हूं, ये टैक्स का जो फ्रॉड है, सरकार कब तक देश को धोखा देगी? सवाल इस बात का है कि इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस की हम बात करते हैं, अपने टैक्स स्लैब की कब बात करेंगे? आप कहते हैं घाटे में जा रही हैं कंपनियां, और जो मुनाफा होता है बैलेंस शीट में जो सरकार को देते हैं वो कहां से आ जाता है? ये दो तरीके की बात। आपके बोनस भी देते हैं, आप गवर्नमेंट को भी देते हैं। एक तरफ आप सब्सिडी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप टैक्स अंधाधुंध आपने पेट्रोलियम सेक्टर पे लगा रखा है। तो ये लूट मार है,
और ये रॉन्ग ट्रैक है। अगर इन्हीं पॉलिसीज पे आप चलेंगे तो आप कंट्री की फूड सिक्योरिटी को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। किसान ने क्या अपराध किया? गन्ने का दाम आप बढ़ाएंगे नहीं, गेहूं का दाम फ्रीज करेंगे, डीजल का दाम आप बढ़ाएंगे, हैं? क्या करेगा बाजरा पैदा और क्या करेगा सरसों पैदा? अरे उसको तो भगवान भी मारता है और सरकारें मारती हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं थी। जहां तक लिबरलाइजेशन की बात है, मैं पूछता हूं, बड़ी गाड़ियां खरीदने के लिए आप कम इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, बड़ी गाड़ियों पे आप क्यों, आप जो कार चलाते हैं उसके लिए डीजल महंगा कर दीजिए। किसान के लिए आपने क्या किया? आपने दिया क्या किसान को? इस देश की इकोनॉमी अमेरिकन इकोनॉमी नहीं चलेगी। इस देश की इकोनॉमी आज भी 59% एग्रीकल्चर सेक्टर। किसान और आम लोगों के विरोध में फैसला मानते मैं आऊंगा। कृष्णवीर चौधरी जी आपके पास, मेहरोत्रा साहब आपके पास आना चाहेंगे। कृष्णवीर चौधरी जी बहुत नाराज हैं इस फैसले से। उनका ये कहना है कि ये किसान विरोधी फैसला है। किसानों के जो संसाधन है, जो खेती के उपकरण हैं, चाहे बाकी चीजें हैं, खाद की बात करें, दूसरी चीजों की बात करें, वो महंगे हो जाएंगे। मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि आज की तारीख में किसान, सिर्फ वो किसान डीजल का इस्तेमाल करता है जो बड़ा किसान है, जिसके यहां बोरवेल है, सिर्फ उसको डीजल उपलब्ध है और सिर्फ उसका फायदा हो रहा है। और वो बड़ा किसान जिसने बोरवेल अपने फार्म में लगा रखा है, वो पानी खींच रहा है, वो पानी सबका है, वो सिर्फ उसका पानी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको अगर कम दाम पे डीजल मिल रहा है तो ये उसका प्रदूषण बढ़ रहा है और उसके अलावा वो पानी ज्यादा खींच रहा है, जिससे सबका नुकसान हो रहा है। तो जरूरी यह है कि अपना जो फिस्कल डेफिसिट है सरकार का, सब्सिडीज, फर्टिलाइजर, फ्यूल पे कम करके सरकार को पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर पे बढ़ाना चाहिए। किसान का फायदा उसमें होगा, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में इसलिए नहीं हो पा रहा कि सरकार का अपव्यय इतना ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी और फ्यूल सब्सिडी पे हो रहा है कि सरकार का जो घाटा है वो घाटा बढ़ता चला गया है। पिछले 4-5 साल में घाटा राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मिलाकर के 9 और 10% कुल सकल उत्पाद का अनुपात हो गया है। ये इस तरीके से सरकार चल नहीं सकती, ठन गोपाल हो जाएगी। ऑयल मैनेजमेंट कंपनीज तो ठन गोपाल की तरफ बढ़ी रही हैं। जी, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। अमरजीत कौर जी, आपने हमारे तीनों मेहमानों को सुना। प्रियरंजन और मेहरोत्रा साहब मानते हैं कि ये एक जरूरी कदम था। बेशक ये लोकप्रिय कदम ना हो, लेकिन ये बेहद जरूरी कदम था। अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जाता है तो सरकार के लिए सामाजिक क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। देखिए, मैंने बात सुनी। एक तो मैंने सुनी कि एक कदम और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसका मतलब है सरकार को लगता है अभी कमर पूरी नहीं टूटी आम आदमी की, तो और आगे बढ़ो, कमर तोड़ी जाए। अभी जो साथी बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार ठन गोपाल हो जाएगी अगर ये फैसले नहीं लेगी, तो सरकार खुद को स्वयं ठन गोपाल कर रही है। जो जितने स्कैम्स और घोटाले हैं, वो जो पिलफरेज हो रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है। और अभी मैं 3 हफ्ते पहले की बात बताती हूँ कि फाइनेंस कमेटी ने एक पार्लियामेंट कमेटी के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए ये कहा, पिटीशन पेश करते हुए, कि इस देश के अंदर 2 लाख करोड़ टैक्स एरियर्स हैं जो सरकार ने वसूलने हैं, लेकिन हम बड़े मजबूर हैं, हम 3% ही सिर्फ वसूलेंगे। 2 लाख करोड़ में से 3% यानी 7,000 के आसपास। तो कौन रोक रहा है उनको 2,97,000, 1,97,000 रिकवर करने के लिए? कौन रोक रहा है उनको 2.5 लाख करोड़, जो 5 दिन पहले खुद सरकार के आंकड़ों ने बताया कि लगभग 2.5 लाख करोड़ हैं जो क्रेडिट लिए थे सरकारी बैंकों से अमीर कंपनियों ने और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने, वो रिकवर नहीं हुए हैं। और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा दें और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को राइट ऑफ किया जा रहा है, जो भी बैंक्स प्रॉफिट ले रहे हैं, वो 4 लाख करोड़ से ऊपर जाता है। तो किसान को मारने की बजाय, जनता के ऊपर से सब्सिडी खत्म करने की बजाय, ये जो लूट और डकैती हुई है, अमरजीत कौर जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं। एक छोटा सा, आप टोक रहे, लेकिन मैं एक बात कह दूं। 2009 में जो डीजल का दाम था वो कितना था? 21 रुपए 74 पैसे, और आज 47 रुपए 10 पैसे है। और
महीने में बढ़ाया जाएगा तो आप सोच सकते हैं ये डबल से ऊपर है। और पेट्रोल का 33 रुपए के आसपास था, जो आज दिल्ली की जनता 67 रुपए के आसपास दे रही है। जी अमरजीत कौर जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक छोटा सा सवाल और है, माफ कीजिएगा, मैं आपसे एक छोटा सा, जो मेहरोत्रा साहब जब अपनी बात रख रहे थे उनका ये कहना था कि अगर कृषि क्षेत्र में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो फ्यूल सब्सिडी है उसको कम करके आप कृषि क्षेत्र में निवेश करेंगे तो बेहतर परिणाम होंगे किसानों के लिए भी और देश के लिए भी, और शायद महंगाई को नियंत्रण लाने में भी उससे एक तरह से आसानी होगी, क्योंकि जो फ्यूल अमरजीत कौर जी, जो फ्यूल सब्सिडी है वो जरूरतमंदों को ही मिलती है, ऐसा आप लोग भी नहीं मानते हैं? नहीं, मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ, उन्होंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि सिर्फ अमीर किसान है जो डीजल का इस्तेमाल कर रहा है। ये भी तो बता दें अमीर है कौन देश में। ये गलत है, स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है। उनको पता ही नहीं नीचे किसान कहाँ किस हालत के अंदर जी रहा है। इसलिए डीजल पे, बीज पे, खाद पे, बिजली पे, पानी पे सबसे सब्सिडी चाहिए, सब पे सब्सिडी चाहिए किसान को। इनपुट सस्ता चाहिए। भूलना नहीं चाहिए कि 85% किसान इस देश के अंदर 10 हेक्टेयर से नीचे का है। 10 हेक्टेयर से नीचे का। जी अमरजीत कौर जी, मैं फिर जी अमरजीत कौर जी, मैं आप सहमत नहीं है मेहरोत्रा जी के तरफ से, लेकिन कृष्णवीर जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रिय रंजन जी आपकी टिप्पणी जरूर चाहूंगा कि आपने जो कहा, अमरजीत कौर उस बात से बहुत नाराज हैं कि आप कह रहे हैं कि एक कदम और आगे जाने की जरूरत है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये देश में हमारा अपना डिमांड मीट करने के लिए हमारा कैपेसिटी है नहीं, हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब उसका इंटरनेशनल प्राइस है जिसको हमें अदा कर रहा है, हम दे ही रहे हैं जी। उसका पेमेंट कौन कर रहा है जी? वो हम ही लोग कर रहे हैं, किसान भी कर रहा है। किसान, अगर पंजाब का किसान धान उगाने के लिए वो पानी पंप सेट से उठा रहा है, डीजल पंप सेट से, तो वो उसका भरपाई जो है वो बिहार का या ईस्टर्न रीजन का किसान कर रहा है जो डीजल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है जी। फिर भी वो एज ए टैक्स पेयर वो नमक से लेकर जो भी चीज़ खरीदता है उसमें टैक्स भरता है, उसी से उसका पेमेंट हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जो बात कर रहे हैं हम कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ रहा है। जब सरकार ने ये डिसीजन ले लिया कि 50 पैसे का डीजल बढ़ना है और आगे चल के भी आगे एडजस्टमेंट होनी है, उससे महंगाई बढ़ेगी। महंगाई जो सरकारी घाटा है उससे महंगाई नहीं बढ़ती है, उससे भी महंगाई बढ़ती है। तो दूसरी बात मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही हूं। अमरजीत जी, बस इनकी बात पूरी हो जाए फिर आप सवाल करिए। मैं एक बात मैं इस बात से, जो जहां तक सब्सिडी की बात है, बात यहाँ पर सब्सिडी होना ना होने की बात नहीं है। किसानों को सब्सिडी की जरूरत है, इसमें कोई डिबेटेबल बात नहीं है। लेकिन जैसे कि आपका फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर में किसान को सब्सिडी नहीं जाता है, वो इंडस्ट्री को सब्सिडी जाता है। सिमिलरली जो डीजल पे आप सब्सिडी दे रहे हैं, ये गलत सब्सिडी है, रॉन्गली टारगेटेड सब्सिडी है। किसान को डीजल से मतलब नहीं है, किसान डीजल नहीं पीता है जी। किसान को पानी से मतलब है। आप पानी मुहैया करवाइए जी, चाहे वो नहरों से मुहैया कराएं या बिजली उपलब्ध कराएं। प्रिय रंजन जी, कई अहम मुद्दे अमरजीत कौर ने उठाए। आप कृष्णवीर जी भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अमरजीत कौर जी सवाल पूछना चाह रहे हैं। जाहिर है कि मेहरोत्रा साहब भी अपनी बात रखना चाहेंगे। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि डीजल के दाम बढ़ाने की जो छूट, मामूली छूट कह सकते हैं, तेल कंपनियों को सरकार ने दी है, उसके आम जनजीवन पर क्या असर होंगे और क्या सोच रही होगी इस फैसले के पीछे। कृष्णवीर चौधरी जी, आप बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी मेहरोत्रा साहब ने कहा कि बड़े किसानों को फायदा हो रहा था। मेरा पहला सवाल यह मेहरोत्रा साहब कि इस देश में 85% किसानों की आज जो 2 एकड़ से कम है। अभी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को खेती से बाहर लाना है। गलती आपकी नहीं है, पूरा रैकेट इस देश में चल रहा है किसानों के खिलाफ। 138 मिलियन फार्मर फैमिलीज को बाहर लाना है, तभी तो बर्बादी करेंगे। और आपने कहा कि बड़े किसानों को लाभ मिल रहा था। मैं पूछता हूं, अपना भी परिवार पाल रहे हैं, इस देश की जनता का पेट भर रहे हैं, आयात पर निर्भर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए।
क्योंकि आयात ही आप चाहते हैं, सारे एक्सपर्ट जितने बन गए। तीसरी बात, आपने इरिगेशन की बात करी, आज भी 35%। मेहरोत्रा साहब पहले सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, 35% इरिगेटेड है, 65% भगवान भरोसे है, 4% प्रोडक्शन बढ़ाने, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात करते हैं। और आपने कहा कि बड़े किसान, मैं पूछता हूं जो पंपिंग सेट लगा के और नहर में से पानी उठा रहा है, मैं पूछता हूं जो नालों में से पानी उठा रहा है, वो बड़ा किसान आपने कहा। ये तो आपने गाली दी है इस देश के 85% किसानों को। आप क्या चाहते हैं? एम्प्लॉयमेंट कहां है? कृष्णवीर चौधरी जी, कृष्णवीर चौधरी जी सीधे मेहरोत्रा साहब के पास ही चलते हैं। मेहरोत्रा साहब, इस देश में बिना पानी के खेती करेंगे हम? मेहरोत्रा साहब को मौका दिया जाए। मेहरोत्रा साहब, जो आपने जरूर कृषि क्षेत्र में निवेश की बात की, लेकिन इस देश में आज भी खेती करना शायद सबसे रिस्की बिजनेस है, घाटे का सौदा, सबसे घाटे का सौदा बताया जाता है। अगर इंसेंटिव कृषि क्षेत्र को नहीं दिया जाएगा, 2,60,000 किसानों ने पानी की वजह से आपके सवाल कृष्णवीर जी पूछ रहा हूं, ज्यादा हो गया, 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की। अमरजीत कौर जी, अमरजीत कौर जी, कृष्णवीर जी, मेरे ख्याल से मेहरोत्रा साहब को भी अपनी बात कहने का हक है। मेहरोत्रा साहब जी, बिल्कुल बताएं, कुछ सुझाव दें। जी धन्यवाद। मैं देश के किसान और मजदूर किसान, खास तौर से बड़े किसान की बात से बहुत सहानुभूति रखता हूं। मैं उस मुद्दे पे एक सेकंड में आता हूं, मगर पहले मुझे ये कहने दीजिए एक अर्थशास्त्री के तौर पे कि इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जैसे जैसे देश की तरक्की होती है और आमदनी बढ़ती है, वैसे वैसे कृषि छोड़ करके लोग मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, सर्विसेज में आते हैं। ये दुनिया का कायदा है, अमीर देशों का यही कायदा। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो वही तरीका हैगा। लोग कृषि छोड़ेंगे और लोग कृषि छोड़ रहे हैं। 1.5 करोड़ लोग 2005 और 2010 के बीच में उन्होंने कृषि छोड़ी है। ये बहुत जरूरी है कि लोग छोड़ें, क्योंकि इंडस्ट्री और सर्विसेज को लोगों की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका मतलब यह नहीं है, और मेरी एक भी बात ऐसी आप इसका अभिप्राय नहीं, ऐसा अभिप्राय नहीं था कि हमें कृषि में का उत्पादन बढ़ाना नहीं है, किसान की आय बढ़ानी नहीं है, ऐसा नहीं मैंने कतई कहा। मैंने ये कहा निवेश आवश्यक है, मगर सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक तरफ तो हर चीज में सब्सिडी दे, बिजली का जो किसान है एक पैसा ना ले, डीजल में भी सब्सिडी करे, और उसके ऊपर से पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी एग्रीकल्चर में करे, इरिगेशन कैनाल्स भी करे, और जितना जो रिसर्च करनी है वो सब भी करे। ये संभव नहीं है। और ये देश के अर्थशास्त्री इस बात को एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि किसान का ज्यादा फायदा होगा अगर सरकार निवेश करे, जिसमें प्रोडक्टिविटी बढ़े, उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, जिसमें आय बढ़े किसान की। और ये जो किसान बेचारा सुसाइड कर रहा है, उसमें कमी तभी आएगी जब उसकी उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और आय बढ़ेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दो चीजें एक साथ चल सकती हैं। उसमें आप फर्टिलाइजर सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी दे दे करके ये तो उत्पादकता नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आपने मेहरोत्रा साहब जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अमरजीत कौर जी, केवल 3% जी मेहरोत्रा साहब अपनी बात पूरी कीजिए। जी हो गई इनकी बात, अब हमें बात करने दीजिए ना। पूरी कर ली। मैं सिर्फ आखिरी वाक्य कह लेने दीजिए हुजूर, कि मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कोशिश जरूर थी कि 4% सालाना वृद्धि होगी एग्रीकल्चरल आउटपुट की, मगर नहीं हुई, केवल 3%। क्योंकि पॉलिसीज जो हैं, नीतियां सारी पुरानी चलती चली आ रही हैं, उससे फायदा नहीं हो रहा है। नीतियों की जरूरत है। अगर किसानों की कारपोरेट एग्रीकल्चर मॉडल चाहते हैं या फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर मॉडल देश चाहता है? कृष्णवीर चौधरी जी, अमरजीत कौर जी की बात सुनते हैं। अमरजीत कौर जी, एक छोटा सा सवाल, आप अपनी बात भी कहिएगा कि जो ऑयल कंपनीज की हाफ ईयरली रिजल्ट है वो बताता है कि
66,800 करोड़ का घाटा हुआ है और अंततः ये इस घाटे की भरपाई सरकारी खजाने से होनी है। जो प्रियरंजन जो बात कह रहे हैं कि अंततः ये जो घाटा है ये टैक्स पेयर के पैसे से जा रहा है, तो ये एक तरह का भ्रम है कि अगर सब्सिडी मिलती रहेगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये इस आंकड़े को ही मैं डाउट करती हूँ, शक करती हूँ। दूसरी बात यह है कि ये जो वो कह रहे हैं कि टैक्स पेयर का पैसा है वहां से जाना है, तो किसान भी टैक्स पेयर है। मेरे देश में तो एक बैगर भी टैक्स पेयर है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स देता है। हिंदुस्तान में 80% से ज्यादा लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, इंक्लूडिंग माई बैगर एंड रिक्शा वाला। इसलिए ये मत आप कहिए कि टैक्स पेयर के मनी से जा रहा है तो सिर्फ अमीर नहीं टैक्स दे रहे, बल्कि अमीरों की टैक्स की चोरी मैंने अभी अभी आपको गिनाई। सरकार उस टैक्स चोरी को रोके, आम आदमी के ऊपर बोझा डालने के बजाय। मैं दो बात जरूरी समझती हूँ कहना। पहली बात तो ये कि मेहरोत्रा जी कह रहे हैं कि तरक्की में ऐसा होता है, किसान खेती छोड़ते हैं, दूसरे कामों में आते हैं, सर्विस सेक्टर में आते हैं, इंडस्ट्री में आते हैं। इस बात से कोई इनकार कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन हिंदुस्तान को अमेरिका, जापान, जर्मनी के साथ कंपेयर मत कीजिए। हिंदुस्तान के अंदर 120 करोड़ आबादी में से लगभग 100 करोड़ लोग रोज सिर्फ 20 रुपए खर्चा करके अपनी जिंदगी चला रहे हैं, तो आप कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं? और अभी 3 दिन पहले सरकार का आंकड़ा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर घट रहा है, सर्विस सेक्टर में वृद्धि नहीं हो रही है। तो ये सारे किसान जो बर्बादी पे जाएंगे उनको समेटने का कौन काम करेगा? इसलिए यही शायद आर्गुमेंट है मेहरोत्रा साहब का। मेहरोत्रा साहब का यही आर्गुमेंट है कि चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं दूसरी बात कहना, मैं कंप्लीट करने दीजिए। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूं कि हिंदुस्तान के अंदर खेती को बहुत हद तक जिंदा रखते हुए हमें फूड सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशिएंट होना जरूरी है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, आज जितना किसान है उससे कुछ कमती करेंगे, अल्टरनेटिव देंगे, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम इंपोर्ट करते रहे। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाने में करनी चाहिए। ऑयल सेक्टर की अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाने में इन्वेस्टमेंट सरकार को करनी चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंडेंट होने के लिए। और प्रियरंजन जी की जवाब में एक सेंटेंस कहना चाहती हूँ। प्रियरंजन जी की बात का मैं जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने सारी डिबेट ये समझ लिया कि डीजल के दाम बढ़ेंगे तो किसान जमीन से डीजल का वो पंप लगा के पानी खींच रहा है, डीजल लगा के ये वो, लेकिन डीजल से ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ट्रक चल रहे हैं, सब्जी भाजी आ रही है, दालें आ रही है, नमक उसके ऊपर आ रहा है। जो सारी जिंदगी के ऊपर महंगाई का असर पड़ेगा। 9 साल पहले 2.8% महंगाई की दर थी, आज 7% से ऊपर हो गई है। अमरजीत कौर जी, कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है, बाकी मेहमानों को भी थोड़ा थोड़ा समय देने की कोशिश करेंगे। आपकी ज्यादातर बातों से मेहरोत्रा साहब सहमति जता रहे हैं। आपने जो बातें की उनमें से कई बातों से वो भी सहमत हैं, लेकिन मेहरोत्रा साहब के पास भी जाने की कोशिश करेंगे। प्रियरंजन, आपको आपके सवाल पर। नहीं, वो तो मैंने बताया था। दो चीजें हैं। एक तो जो सब्सिडी की बात कर रहे हैं हम, अभी डीजल की जहाँ तक बात है, डीजल का जो टोटल खपत है कृषि क्षेत्र में है वो 18% की है। मोटी बात यह है प्रियरंजन जी, जो अमरजीत कौर शायद कहने की कोशिश कर रही हैं कि आम आदमी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार का शहर में रहने वाला व्यक्ति हो, वो महंगाई से पहले ही त्रस्त है। ऐसे में अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं, जो ट्रक से सामान आता जाता है, चाहे वो भवन निर्माण की सामग्री हो, चाहे वो खाने पीने की ज़रूरी चीज़ें हों, वो सारी चीज़ें महंगी होंगी। और ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं उससे आम आदमी को ये बातें समझ में नहीं आती हैं। मैं पहले से ही कह चुका हूँ कि डीजल का प्राइस जो है पिछले कुछ महीनों के अंदर 5 रुपया पर लीटर बढ़ा था, उससे पहले नहीं बढ़ा था। लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो 10% के ऊपर करीब पिछले 3 साल से चल रहा है। वो किस वजह से इतना ऊंचा इन्फ्लेशन चल रहा है? वो इसलिए चल रहा है क्योंकि वित्तीय घाटा इतना लंबा सरकार जो है अब ये सब्सिडीज के वजह से उसकी वित्तीय सब्सिडी के वजह से वित्तीय घाटा बढ़े जा रहा है। तो इसमें सवाल नहीं है कि सब्सिडी एज ए होल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सरकार को सब्सिडी देनी है, फूड सब्सिडी देनी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी देनी है, मैं तो इस बात को मानता हूं। लेकिन मेरा कहना यह है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी देना सबसे बुरी चीज़ है।
क्योंकि पेट्रोलियम जिसको कहा जाता है नॉन मेरिट गुड्स है। इससे पर्यावरण और बहुत क्लाइमेट चेंज से लेकर बहुत चीजें हैं। समय बहुत कम बचा है। कृष्णवीर चौधरी जी, बहुत संक्षेप में 1.5 मिनट मेरे पास बचा है, उसका आधा समय आपको, आधा मेहरोत्रा साहब को दूंगा। मेरा आपसे सवाल सीधा है, जो विरोधाभास जो चौधरी साहब ने पहले से ही बताया था कि भाई आप इसको हेवीली टैक्स कर रहे हो और फिर सब्सिडी भी नहीं दे रहे हो, ये कैसे? ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है इनको हेवीली टैक्स करने की जरूरत है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है जी, ये सिर्फ भारत का नॉन मेरिट भारत का फिनोमिना नहीं है, ये पूरी दुनिया में होता है, ये जरूरी है। पूरे दुनिया का फिनोमिना है जी। MS स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट किसानों से संबंधित मेरा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, छोटा सा सवाल है। फूड सिक्योरिटी बिल सरकार लाने की कोशिश कर रही है, तमाम राजनीतिक दल और आप भी शायद उससे सहमत होंगे। पूरी तरह सहमत हैं। पूरी तरह से आप उससे सहमत हैं। अगर वित्तीय घाटा बढ़ता जाता है, कहां से सरकार इस तरह की कल्याणकारी या जो समाज के हित में योजनाएं हैं, गरीब के हित में योजनाएं, उनको कैसे चलाएगी? सरकार कारपोरेट सेक्टर को 5 लाख करोड़ का रिबेट अभी दिया है, उससे क्यों नहीं वसूलते? मैं पूछ रहा हूं, जरा ये तो बताएं मेहरोत्रा साहब कि जो प्रोडक्शन घट रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इस देश की खाद्यान्न सुरक्षा को भी क्या उसी रास्ते पे बर्बाद कर दे? क्या चाहते हैं हम लोग? हमें कौन से, हम खाद्य सुरक्षा बिल ला रहे हैं, खाद्यान्न सुरक्षा कहां से करेंगे? सिंचाई के संसाधन देंगे नहीं? क्या पूरी तरह मानसून पे निर्भर चाहते हैं 100%? हम क्या करें? ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करने की व्यवस्था नहीं है। देखिए जिस तरीके से लागत बढ़ रही है कृषि की, उसमें पूरी तरह से महंगाई बढ़ेगी। समय बिल्कुल खत्म हो गया। कारपोरेट एग्रीकल्चर मॉडल पूरी तरह फ्रॉड है इस देश के लिए। आप अपनी बात पूरी करने की कोशिश कीजिए। रोजगार बता दे किसानों के लिए। चौधरी जी 20 सेकंड मेहरोत्रा साहब। किसानों की रोजगार, इंडस्ट्री कहां है? किसानों के बारे में बहुत बात हो गई, मगर मुझे यह कहना भी आवश्यक है, कहना बहुत आवश्यक है कि डीजल का 40% खपत होती है कारों में, और कारों की संख्या, डीजल कारों की बढ़ती चली जा रही है। यह बिल्कुल अनसस्टेनेबल है और डीजल का दाम बढ़ना जरूरी था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली में आपने CNG बसेस कर दी, मगर मैंने तो पहले ही कहा कि डीजल की कारों को बैन करें। कारें बढ़ती चली जा रही है, डीजल बिल्कुल होगा। क्लाइमेट चेंज से प्रोडक्शन बंद करवाइए, क्लाइमेट चेंज से किसान का बंद करना चाहिए। कृष्णवीर चौधरी जी, अमरजीत कौर जी, मेहरोत्रा साहब भी हमारे मेहमान हैं और उनको भी अपनी बात रखने का हक है। जिस तरह से आप लोगों को हमने समय दिया, प्लीज उनकी बात पूरी होने दीजिए। 10 सेकंड कार्यक्रम के बचे हैं। मेहरोत्रा साहब, मैं सिर्फ आखिरी ये बात कह रहा हूं कि डीजल की जो खपत है वो 40% गाड़ियों पे हो रही है, और जिसमें और अडल्टरेशन हो रहा है किरासन की वजह से। ये अगर क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से होता रहेगा तो किसान और बर्बाद होगा। हमें कृषि पर मेहरोत्रा साहब, माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। कार्यक्रम का समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। आपका, अमरजीत कौर आपका, प्रियरंजन डैश आपका और कृष्णवीर चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया देश देशांतर में हिस्सा लेने के लिए। जैसा कि हमने कार्यक्रम के शुरू में ही कहा कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इस पर कोई राजनीतिक आम सहमति या कोई आम राय बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अलग अलग नजरिए से इसको देखा जा रहा है। कुछ जो अर्थशास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि अगर सरकार को सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं जैसे फूड सिक्योरिटी बिल और दूसरी योजनाओं को चलाना है तो उनको वित्तीय घाटे को कम करना होगा और इस तरह के कड़े फैसले लेने होंगे। जबकि कुछ किसान नेता और ट्रेड यूनियन के नेता और खासतौर पर वामपंथी पार्टियां ये मानती हैं कि ये जन विरोधी फैसला है, इससे महंगाई बढ़ेगी। इस मुद्दे पर बहस जाहिर है कि अभी भी जारी रहेगी। लेकिन देश देशांतर में आज ये बहस इतनी ही। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।